हेलो फ्रेंड, मैं रणधीर गुप्ता। मैं आपको टेंथ क्लास का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि बैक टू बैक प्लेलिस्ट होगा मेरा। मैं आपको टेंथ क्लास का पूरे ए टू जेड जितने आपको क्वेश्चन है, जितने भी चैप्टर है, उस सारे चैप्टर को मैं सॉल्व करूंगा और आप लोगों को थ्योरी से लेकर न्यूमेरिकल तक सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको बताने वाला हूँ। आज मेरा टेंथ क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं इस जो नया चैप्टर लेकर आया हूँ, फर्स्ट चैप्टर जो है टेंथ क्लास का, उसका नाम क्या है? रियल नंबर। क्या नाम है दोस्तों? रियल नंबर। रियल नंबर का क्या है, इसके बारे में जानेंगे। पहले रियल नंबर के कितने प्रकार होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में पूरे बेसिक कंसेप्ट पर लेकर चलूँगा। आज मैं लास्ट में एक क्वेश्चन करवाऊंगा, उसी क्वेश्चन पर आपका चैप्टर वाइज क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले इसका नाम क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर होती क्या है, यह पहले जानते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, रियल नंबर में पहले जानने से पहले उसके बगल में लिखा हुआ है संख्या। संख्या क्या होता है? संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। ये किसी विशेष मान को इंगित करता है। संख्या क्या होता है? ये किसी विशेष मान को इंगित करता है। किसी भी मान को वैल्यू जो होता है, ये बताता है कि संख्या इतना है। ये इंगित करता है, किसी भी वैल्यू को इंगित करता है। ये संख्या कितने प्रकार का होता है? संख्या को हमने दो भागों में बांटा है। एक होता है क्या? वास्तविक संख्या। एक होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को रियल नंबर बोलते हैं और काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्या और रियल काल्पनिक संख्या क्या होता है, इसके बारे में जान लें। वास्तविक संख्या वो संख्या होता है जिसका वैल्यू जिसका मान हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा में मान के चलिए 0 1 2 3 3 हो गया, 4, यहाँ -1 -2 -3 -4। ये जब होगा तो इसे संख्या रेखा पर हम मान क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित कर सकते हैं वास्तविक संख्या को। लेकिन काल्पनिक संख्या का मान हम क्या कर सकते हैं? हम संख्या रेखा प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। बात समझते हैं कि वास्तविक संख्या में जैसे हो गया -2, तो -2 यहाँ आ गया। 5/3 को अगर मैं डिवाइड करूँ तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 1.6, यानी 1 और 2 के बीच में यहाँ आ जाएगा। तो ये बताता है कि जो संख्या रेखा पर जिसे हम प्रदर्शित कर सके वो होता है वास्तविक संख्या। जैसे -2 हो गया, -5/3 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, वो होता है मेरा क्या? वास्तविक संख्या। लेकिन वही बात करूँ मैं अगर काल्पनिक संख्या का, तो इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर वो होता है जो रूट के अंदर तो होगा लेकिन वो नेगेटिव में होगा। रूट के अंदर तो होगा लेकिन वो नेगेटिव में होगा। इसे हम संख्या रेखा प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो ऐसी संख्या को मैं बोलता हूँ काल्पनिक संख्या। ये काल्पनिक संख्या के बारे में, इमेजिनरी नंबर के बारे में पूरी तरह से पढ़ने के लिए 11th क्लास का एक चैप्टर है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें मैं उसी में मैं बताऊंगा कि आयोटा बारे में। जब इसका -1 = होता है तो क्या आयोटा आयोटा होता है, कितने आयोटा होगा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, ये सारी बातों को मैं ये जब कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाऊंगा 11th क्लास में, तो उस समय इसकी बात की जाएगी। चलिए आगे मैं बात करूंगा हम वास्तविक संख्या का। वास्तविक संख्या क्या होता है? और वास्तविक संख्या को आपने देख रहे हैं दोस्तों, वास्तविक संख्या कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। अब बोलता है परिमेय संख्या क्या होता है? वह संख्या जो p/q के रूप में ना हो, वह संख्या जो p/q के रूप में हो, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ q का मान 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो संख्या, जैसे देखिए 4/3 है, तो ये क्या है? ऊपर p है, नीचा q है। जो इस संख्या p/q के रूप में है तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं 4/0 लिख दूं तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। तो वो संख्या हो जाएगा क्या? वो परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए -3/5 भी नेगेटिव तो है, लेकिन ये p/q के रूप में है, तो मैं इसे परिमेय संख्या ही बोलूँगा। जहाँ सिर्फ ये ध्यान रखना है, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0,
हाँ, एक और बात, इमेजिनरी रेशनल नंबर जिनका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो। ये भी बात ध्यान रखना है कि अगर वो परिमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। अगर शांत है तो वो परिमेय संख्या है, अगर अशांत अनावर्ती है तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यह क्या बोल रहा है? अपरिमेय संख्या वह संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में ना हो, वह संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में ना हो, लेकिन √2, जैसे देखिए √2, √3, √5, ये क्या, ये पी बाई क्यू के रूप में नहीं है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि इनका दशमलव प्रसार अशांत होता है और अनावर्ती होता है। तो दोस्तों, जिनका दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावर्ती हो वो अपरिमेय संख्या कहलाता है, जिनका दशमलव प्रसार शांत एवं आवर्ती हो वो परिमेय संख्या कहलाता है। अब आप लोगों को एक मन में क्वेश्चन आता होगा कि ये शांत और अशांत होता क्या है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, सपोज डेट मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, 1 नंबर एग्जांपल में 1/7, अगर मैं 1 में भाग करूँ 7 से तो 0.073, फिर 0.7 2, फिर 0.7 जा 14, फिर 6, फिर 0.7 जा 56, 4, फिर 0.7 जा 35, तो ये क्या हो गया 5, और ये 0.7 जा 49, फिर 1, फिर ये संख्या 1 आ गई यहाँ पे। फिर यहाँ से आगे मैं जब भाग करूँगा तो ये संख्या क्या हो जाएगी, फिर से ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो जब ऐसा संख्या जब आए, जब वो संख्या भाग देने पर अगर वो संख्या रिपीट होने लगे, यहाँ 1 आ गया ना, फिर यहाँ जो 1 यहाँ 1 आ गया, तो वो संख्या जब रिपीट होने लगे तो वो होता है अशांत। जब संख्या रिपीट होती है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 4 2 8 5 7 के ऊपर ये बार दे देते हैं। क्या दे देते हैं? बार दे देते हैं। तो इस समय देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने जब डिवाइड किया तो यहाँ तक आया, लेकिन संख्या फिर रिपीट हो जाएगी। रिपीट हो जाएगी तो वो उसे हम अशांत बोलते हैं। लेकिन जब भाग देने पर जब संख्या रिपीट नहीं होगी तो वो शांत हो जाता है। तो देखिए, ये अभी जो एग्जांपल लिया हमने, ये अशांत का था। ये किस चीज़ का था? अशांत। अशांत कहेंगे इसे। जब अशांत होगा तो क्या इसे मैं बोल सकता हूँ परिमेय? नहीं, ये अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए 1/8 में 0, अब इसमें 1 में 8 से डिवाइड करूँगा तो देखिए 0.1 जाए 2, 2 8 2 जा 16, 4 8 5 जा 14। ये देखिए 0.125 यहाँ पे पूरी ये डिवाइड हो गया, पूरी क्या होगा, ये डिवाइड हो गया। तो ऐसे संख्या को मैं बोलूँगा क्या? शांत। ये शांत है और आवर्ती है, शांत है और ये आवर्ती है। तो जो वह रेशनल नंबर जिनका दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत आवर्ती हो वो परिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती हो वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे √2, तो √2 का एक वैल्यू होता है 1.4142113। तो इसका क्या वैल्यू होगा पता है दोस्तों? ये इसका वैल्यू जो होगा हमेशा रिपीट नहीं करेगा, ये इसका वैल्यू बदलता रहेगा। और पहला बात कि ये p/q के रूप में नहीं है, तो ऐसा संख्या को मैं बोलूँगा अपरिमेय संख्या। दोस्तों, तो आपने ये बात को समझा कि क्या होता है रेशनल नंबर, क्या होता है इमेजिनरी नंबर। आपने ये बात को समझा क्या होता है शांत, क्या होता है अशांत। इस सभी बातों को आपने बारीकी से समझ लिया। अब मैं अगला टॉपिक लाना चाहूँगा जिसे बोलते हैं परिमेय संख्या। दोस्तों, ये वीडियो जो है ना, ये वीडियो पूरी बेसिक कंसेप्ट, अब 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, उसमें पूरी पहले बेसिक कंसेप्ट को मैं बताऊंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से आगे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। चलिए दोस्तों, आज मैं फिर से एक नया टॉपिक है, उसका अगला टॉपिक नाम क्या है? परिमेय संख्या, जिससे हम बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है?
रेशनल नंबर के बारे में अभी बताया, किसे बोलते हैं परिमेय संख्या। उसको मैं दो भागों में बांटता हूँ, एक होता है फ्रैक्शन, एक होता है इंटीग्रल, जिसको हिंदी में बोलता हूँ भिन्न, एक होता है पूर्णांक। समझे दोस्तों। अब फ्रैक्शन क्या होता है और इंटीग्रल क्या होता है, ये दोनों बातों को मैं ध्यानपूर्वक समझता हूँ। फ्रैक्शन वो होता है जो संख्या p बाई क्यू के रूप में हो, जहाँ q नॉट इजकल टू 0 या 1 होना चाहिए। देखिए दोस्तों, बोलता क्या है कि वह संख्या जो p बटा क्यू के रूप में तो होनी चाहिए, p बटा क्यू के रूप में होनी चाहिए, जहाँ q का मान न 0 हो न 1 हो। कैसे, यहाँ देखिए दोस्तों, जैसे 4/3 मैंने लिखा, क्या अगर मैं 4/3 के जगह पर 4/0 लिख दूँ तो क्या ये होगा? नहीं होगा, क्योंकि फ्रैक्शन बनता ही नहीं, अनडिफाइंड कर जाएगा। अगर 4/1 कर दूँ तो ये तो फ्रैक्शन नहीं होगा, ये एक संख्या हो जाएगा, जो कि 1 साइलेंट रहता है। इसीलिए फ्रैक्शन का बोलता है क्या कि जो संख्या p बाई क्यू के रूप में हो, जहाँ q नॉट इजकल टू 0 या 1 हो, उसे मैं बोलता हूँ भिन्न। जैसे 2/3, 7/5 -3/2, ये सब क्या है? फ्रैक्शन है। आगे मैं बात करूँगा पूर्णांक का। पूर्णांक क्या बोलता है? वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, बट q का मान केवल 1 हो, q का मान केवल 1 हो, वो संख्या होता है इंटीग्रल नंबर। जैसे देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डैश आगे इन्फिनिटी तब होगा। लेकिन दोस्तों ये ध्यान दीजिए, इस सभी के नोमिनेटर में देख रहे हैं 1 है, सभी के नोमिनेटर में 1 है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं इंटीग्रल नंबर। दोस्तों आगे देखो, पूर्णांक जो बोलता है, पूर्णांक को भी मैंने 3 भागों में बांटा है। एक होता है क्या? ऋणात्मक पूर्णांक, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है शून्य पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक को निगेटिव नंबर इंटीग्रल बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल बोलते हैं और जीरो इंटीग्रल बोलते हैं। मैंने इंटीग्रल को 3 भागों में बांटा, निगेटिव इंटीग्रल, जीरो इंटीग्रल, पॉजिटिव इंटीग्रल। नेगेटिव इंटीग्रल वो इंटीग्रल होता है जिसका वैल्यू केवल नेगेटिव हो, माइनस में हो, वो होता है नेगेटिव पूर्णांक। जीरो पूर्णांक वो होता है जिसका वैल्यू ओनली फॉर 0 हो, वो होता है शून्य पूर्णांक, जीरो इंटीग्रल। आगे होता है पॉजिटिव इंटीग्रल। पॉजिटिव इंटीग्रल वो इंटीग्रल होता है जो केवल प्लस में हो, 1 2 3 4 डैश आगे तक होगा, ये होता है मेरा पॉजिटिव इंटीग्रल। दोस्तों अब यहाँ से एक कंसेप्ट आया कि नेचुरल नंबर, मैं पॉजिटिव इंटीग्रल को मैं नेचुरल नंबर में बोल सकता हूँ, पॉजिटिव इंटीग्रल को मैं नेचुरल नंबर में बोल सकता हूँ। अगर पॉजिटिव इंटीग्रल में अगर जीरो इंटीग्रल को मैं जोड़ दूँ तो उसे मैं पूर्ण होल नंबर भी बोल सकता हूँ। दोस्तों इसका डिफाइन यही ना होता है, जो संख्या, जो गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। लेकिन यहाँ देखो, गिनती की संख्या में अगर मैं 0 लगा दूँ तो क्या हो जाएगा? इसे मैं बोल देता हूँ क्या? पूर्ण संख्या, होल नंबर। क्या बोलता हूँ? होल नंबर। आ गया दोस्तों समझ? तो यहाँ से 3 बातों को मैंने सीखा। पहला सीखा कि पूर्णांक कितने प्रकार का होता है, तो पूर्णांक 3 प्रकार का होता है, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, पॉजिटिव पूर्णांक किसे कहते हैं, जीरो इंटीग्रल किसे कहते हैं। और इसी से मैंने बताया कि नेचुरल नंबर क्या होता है और होल नंबर क्या होता है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों इवन नंबर का। वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाता है वो सम संख्या कहलाता है। आप एक और बात जानिए, सम संख्या में जीरो भी क्या है? एक सम संख्या है। जीरो भी क्या है? एक सम संख्या है, क्योंकि इसे सम संख्या के अंदर के अंत में रखा गया है। वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए वो होता है इवन नंबर। जैसे 0 +-2 +-4 +-6 +-8। अब आता है विषम संख्या, ऑड नंबर। वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं है वो होता है विषम संख्या। जैसे
सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है, +-1, +-3, +-5, +-7 डैश डैश आगे इसी प्रकार। ये समझ गए दोस्तों। अब आता है अभाज्य संख्या एवं रूट संख्या, जिसे बोलते हैं प्राइम नंबर। वह संख्या जो 2 से कटे या 1 से कटे, वह संख्या जो 2 से कटे या 1 से कटे वो अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये क्या है मेरा अभाज्य संख्या या रूट संख्या कहलाता है। दोस्तों अगर बात की जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है तो 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाए 2 होता है। 2 इसलिए होता है क्योंकि ये अपने आप से और 1 से कटता है, इसलिए इसे अभाज्य संख्या के अंतर्गत रखा गया है। आगे आता है कंपोजिट नंबर, जिसे बोलते हैं क्या यौगिक संख्या एवं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं यौगिक संख्या एवं भाज्य संख्या बोला जाता है। वह संख्या जो 1 से कटे या किसी दूसरे संख्या से भी कटे उसे यौगिक संख्या या भाज्य संख्या कहा जाता है। वह संख्या केवल 1 से कटे एवं दूसरे संख्या से भी कटे उसे बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। जैसे दोस्तों यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। दोस्तों ये बताइए ये 1 जो है तो 1 से ही कटेगा, 2 जो है केवल 2 से ही कटेगा, 3 जो है केवल 3 से ही कटेगा। लेकिन क्या किसी दूसरे पहाड़ा से या ये कट सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन 4 की बात मैं करूँ, यहाँ 4 की बात करूँ तो 4 क्या है जो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और खुद से ही कटेगा। तो ये दूसरे संख्या से भी कट रहा है, इसलिए 4 को हम क्या कंपोजिट नंबर के अंतर्गत रखा है। देखिए 4, 6 को भी देख लेते यहाँ पे। 6 जो है कितने से कट रहा है? 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है। तो ये 2 इसके अलावा 2 और संख्या से भी कट रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। दोस्तों कंपोजिट नंबर अगर बोला जाए कि सबसे छोटी कंपोजिट नंबर क्या है तो सबसे छोटी कंपोजिट नंबर कितना हो जाएगा? 4। सबसे छोटी कंपोजिट नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आगे आता है को प्राइम नंबर, असहभाज्य संख्या जिनका HCF केवल 1 हो वह होता है सहअभाज्य संख्या। हेलो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको जितनी बातें बताया आपको, ये सभी बातें दोस्तों जो थे ना, ये सभी आपको बेसिक कंसेप्ट थे जो कि आगे किसी भी क्वेश्चन में जब आपको पूछा जाए सबसे छोटी कंपोजिट नंबर का उपयोग करके बनाया, इवन नंबर, ऑड नंबर, अगर ये सभी चीज़ का चर्चा किया जाए तो आपको उस समय क्वेश्चन में थोड़ा भी कठिनाइयों के क्वेश्चन बनने जाएंगे, क्योंकि ये सभी पॉइंट आपको पता होंगे तब। चलिए मैं इसी टॉपिक में अब मैं किताब का जो टॉपिक है मैंने पढ़ना, उस टॉपिक पे मैं बात करूँगा जिसका नाम है प्रमेयिका। क्या नाम है इनका? प्रमेयिका। क्या होता है प्रमेयिका? प्रमेयिका जो होता है एक कथन है जिसका उपयोग हम अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। क्या है प्रमेयिका? प्रमेयिका एक कथन जिसका उपयोग हम अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। अब इसके बाद मैं पहले जाना क्या होता है प्रमेयिका। किसी कथन को सिद्ध करने में इसका प्रयोग हम करते हैं, हो गया। अब आता है इसमें अगला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं दोस्त। ए और बी दो क्या होता है धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय और ऋणात्मक पूर्णांक Q और R विद्यमान होते हैं जहाँ देखिएगा दोस्तों A बराबर B इंटू क्यू प्लस R, जहाँ 0 लेस देन इक्वल R लेस देन B। दोस्तों इस बात को पहले हम लोग समझते हैं। बोलता क्या है दोस्तों कि A बराबर क्या होता है BQ प्लस R, जहाँ R का जो वैल्यू होगा 0 और B दोनों के बीच होंगे। 0 के बराबर
एवं उससे बड़ा एवं b से छोटा होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है, इसका कैसे बोल सकते हैं, 0 के बराबर या 0 से बड़ा या b से छोटा। किसका, r के वैल्यू जो होगा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, या 0 के बराबर होगा, या b से छोटा होगा। दोस्तों यहाँ a, b, q और r क्या है, ये सभी बातों के बारे में जान जाए। आप लोग जब हम लोग भाग देते हैं किसी भी संख्या में, हम लोग भाग देते हैं तो नीचे क्या आता है, शेषफल। क्या होता है, शेषफल। ये होता है क्या, भाग, क्या होता है, भाग फल होता है। यहाँ क्या होता है, भाज्य होता है। यहाँ क्या होता है, भाजक होता है। आप लोग हमेशा जानते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो दोस्तों इसी चीज को यहाँ पर ABCD के अक्षर में दे दिया गया है। भाज्य को क्या बोला गया है, A। भाजक को क्या बोला गया है यहाँ पर, B। भागफल को क्या बोला गया है, Q। और शेषफल को क्या बोला गया है, R। तो दोस्तों समझ में आया, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। वही बोलता है कि A बराबर होता है BQ प्लस R। आया समझ में दोस्त। जहाँ R का जो वैल्यू होगा वो 0 और B, मतलब क्या, R का जो वैल्यू है 0 से लेकर भाजक जो होगा उससे छोटा होना चाहिए, 0 या भाजक से छोटा होना चाहिए। ये बोलता है R का जो वैल्यू होगा वो 0 एवं भाजक से छोटा होनी चाहिए। तब वो बोलता है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका यही बोलता है कि जब मैं इस भाज्य निकालने का, ये एक भाग ही है लेकिन ये भाग को यूक्लिड विभाजन विधि से हम उपयोग करके बनाते हैं। हम इस पर कैसे क्वेश्चन बनाएंगे मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद मैं बात करूंगा एल्गोरिथ्म का। अब मैं आगे बात करना चाहता हूँ एल्गोरिथ्म का। क्या नाम है टॉपिक, एल्गोरिथ्म। एल्गोरिथ्म क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि या प्रक्रिया प्रदान करती है। दोस्तों ये इस एल्गोरिथ्म से ही हम अगले जो भी पॉइंट है, अगले जो भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को इस एल्गोरिथ्म से ही हम लोग सिद्ध करेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ देखिए इसमें एल्गोरिथ्म की विधि जो होता है ये स्टेप 1 स्टेप 2 दो स्टेपों में इसे लिखा गया है। स्टेप 1 जो हमने अभी पढ़ा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका वही स्टेप 1 में है, और स्टेप 2 में है बोलता है क्या कि R0 = 0। बोलता है क्या यहाँ पर, स्टेप 1 में वही होता है जो हमने पढ़ा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में। उसी प्रकार स्टेप 2 में बोलता है कि R0 = 0 जहाँ भाजक B हो और A और B का HCF होना चाहिए। जब R का मान 0 हो तो भाजक वही B होगा और A और B का HCF भी वही होगा। जब R0 = 0, दोस्तों मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। दो धनात्मक संख्या A और B जहाँ A का मान 12 और B का मान छोटा होना चाहिए के मौसा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित स्टेप है। पहला स्टेप बोलता है कि A और B के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे और इसके लिए पूर्ण संख्या Q और R को लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए A बराबर होता है BQ प्लस R, 0 <= R <B। जब ये सेटिस्फाइड हो जाए, अगर R का वैल्यू 0 आ जाए, दूसरा स्टेप में बोलता है अगर R का वैल्यू 0 आ जाए तो भाजक B हो और A और B का HCF वही होगा। अगर R का मान 0 ना आए तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग तब तक करेंगे जब तक क्षेत्रफल 0 ना आ जाए। दोस्तों R का मतलब क्या होता है, शेषफल ही तो आता है। क्या होता है, शेषफल ही तो होता है। तो यानी जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते रहेंगे। आगे दोस्तों समझ। चलिए दोस्तों एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ। हेलो दोस्तों,
मैंने एक क्वेश्चन ले रखा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले जब ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको ये ज्ञात करना होगा कि इसमें ए कौन है, बी कौन है। जो संख्या ज़्यादा है पहले करेंगे ए ग्रेटर देन बी, इस पर लाएंगे। ज़्यादा कौन है 220, छोटा कौन है 196। तो मुझे पता चल गया ये जो वैल्यू हो गई ए का, ये जो वैल्यू हो गई बी का। अब मैं डिवाइड करूँगा, यहाँ देखिएगा। तो हम जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। तो हमको इस यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है, यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है, उसके ऊपर हम लोग वर्क करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले 3220 में मैं 196 से भाग देता हूँ, 196 से भाग देता हूँ। तो अगर मैं भाग दूँ तो ये पूरी पूरी कट जाएगी मेरा 195 टाइम में। एक मरते लगाए 196, तो देखिए 12 में से 6 जाएगा, तो 12 में से जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 6, और 17 में से 9 जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 8, 2 में से 1 जाएगा 1, 186/2। अगर मैं इसको 9 टाइम जा लगाऊँ, यहाँ पे 9 टाइम जा, 54, 9 6 54 के 4 हासिल 5, 9 81, 5 86 के 6, हाँ 86 के 6 हासिल 8, 9 8 17, यानी 9 टाइम जा मैं लगा सकता हूँ। 12 में से जाएगा 8 आएगा, 15 में से 9 1 189, फिर 1 टाइम मैं इसको लगा सकता हूँ। दोस्तों तो यहाँ देखिए, फिर यहाँ पे हम 5 टाइम लगा दिए। 5 टाइम में अगर मैं 196 में 5 टाइम से भाग करूँ, गुना करूँगा, 30 45 48 5, अगर मैं गुना करूँगा तो 9 18 पूरी ये कट गया। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा शेषफल कितना आ गया 0। जब शेषफल क्या आ गया 0 आ गया यहाँ पे, तो मेरा आर का वैल्यू 0 आ गया। तो यहाँ पे क्यू का वैल्यू 196। तो यहाँ देखिए दोस्तों 38220 196 गुने 195 प्लस 0। जब आर का मान 0 हो गया मेरा, जब आर का मान 0 हो गया तो मेरा HCF भाजक ही होगा। कितना HCF है 196, तो ये मेरा भाजक ही होगा। आगे दोस्तों समझ। तो दोस्तों इसी प्रकार क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन लाने वाला हूँ। आपका NCERT का पूरा सिलेबस मैं इस क्वेश्चन में पूरा कवर करवाऊँगा। आपको पूरे क्वेश्चन को मैं खुद करवाऊँगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगा हो, अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के मेरा लाइव शेयर वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप लोगों का प्यार इसी तरह मिलता रहेगा तो मैं आगे इसी प्रकार का वीडियो डालता रहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आपको इससे अगली वीडियो इससे और अच्छा और भी क्लियर हो, आपको पूरी तरह से समझ में आए। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।